शुक्रिया शैला और सभी साथियों। ये बहुत मेरे लिए हिम्मत वाली बात है कि आप लोग इतनी देर रात तक यहाँ पर इकट्ठा चल के आए हैं और जैसे शैला ने कहा, कश्मीर की बात हमें करनी है। एक खामोशी है जो बहुत ख़तरनाक खामोशी है, जो खूनी खामोशी है, जो कत्लेआम पे इस वक्त खड़ी हुई है। और वो कत्लेआम हम में से जो अपने आप को हिंदुस्तानी नागरिक का पहचान देते हैं उनके नाम पे हो रहा है। इसलिए हम सब के लिए ये शर्मिंदगी का मौका है। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा मेरे बुज़ुर्ग और दोस्त जो कश्मीर से आए हैं, जम्मू कश्मीर से, उन्हें कि मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि इन नौजवान लड़के और लड़कियों की हिम्मत की आप दाद दें, क्योंकि जिस शिद्दत से, जिस मेहनत से और जिस मोहब्बत से इन्होंने कश्मीर की आवाम की आबादी, उनकी आज़ादी और उनकी खुशहाली का अरमान हमेशा उसको इजहार किया है, वो सच में काबिले तारीफ़ है। और कई दिक्कतों के बावजूद जो इस दानिशगाह, इस यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ के हुक्मरान जो इन पे डालते हैं, उसके बावजूद ये अपनी आवाज़ को बुलंदी से और शिद्दत से और बिल्कुल अमन चैन के साथ आपके साथ हमदर्दी का वो देते हैं। और वो हमराह हैं आपके। हमराह इसलिए है कि मुझे इन आप लोगों में एक उम्मीद इस बात की नज़र आती है जो हमारे पूरे इस इलाके, जो एशिया का एक इलाका है, जनूबी एशिया जिसे कहा जाता है, सादर्न एशिया, जिसमें कई मुमलिकात हैं, बांग्लादेश है, बर्मा है, अफ़गानिस्तान है, हिंदुस्तान है, कश्मीर है, पाकिस्तान है, बलूचिस्तान है, कई ऐसे इलाके हैं, लोग हैं, कबाइल है, आवाम है, जिन सब को अमन और आज़ादी की बहुत देर से एक उनका ख्वाब है। और इस यूनिवर्सिटी में, इस दानिशगाह में आप ही का एक साथी जिसका हम सब इज्जत करते हैं, कन्हैया, उन्होंने एक बात रखी थी जिससे मेरी थोड़ी सी उससे फ़र्क है और मैं उस फ़र्क को आज इजहार करना चाहूँगा। फ्रीडम स्क्वायर से उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान में उन्हें आज़ादी चाहिए, हिंदुस्तान से आज़ादी नहीं चाहिए। मुझे लगता है ये हिंदुस्तान में आज़ादी और हिंदुस्तान से आज़ादी के जो दो अलग अलग पहलू हैं, इनके दरमियान एक बातचीत की ज़रूरत है। वो ज़रूरत सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में आज़ादी परस्त लोगों के लिए है। और उसकी वजह ये है कि जब तक मसला कश्मीर या जब तक मसला फलाना, नॉर्थ ईस्ट वगैरह वगैरह, जो हमारे तारीख की कॉलोनियल लेगेसी का एक पार्ट है, जब तक ये सारे मसाइल हल नहीं हो पाते हैं, जब तक इस पूरे इलाके में अमन, शांति और चैन नहीं बन पाता है, जब तक हम आपके दोस्त और हमसाए नहीं बन पाते हैं, बजाय इसके कि हिंदुस्तान की नागरिक अपने आप को समझ ले कि उन्हें कब्जे का हक है। फिलहाल हिंदुस्तान और इन इलाकों का रिश्ता कब्जे का है, एक हमसाए, एक दोस्त, एक हमराह का नहीं। मेरी उम्मीद है और इन नौजवानों के साथ रहते हुए ये उम्मीद मेरी बुलंद होती है that there will come a future when young people in Delhi will be the true friends and comrades of young people in Batmalu, in Srinagar, in Shopian, in Hyderabad, and that will be a future for our part of Asia that is actually perhaps something we are only being able to imagine today. आज हम उस अरमान को जिंदा करने की उम्मीद और हिम्मत रखते हैं। हिम्मत और उम्मीद इसलिए रखते हैं क्योंकि कोई भी दानिशगाह, कोई भी यूनिवर्सिटी आज़ाद ख्यालों के लिए एक जगह है। यूनिवर्सिटी एक ऐसी जगह है जिसमें आप वो चीज़ जो आज तक सोची नहीं गई है उसे सोच सकते हैं। कौन सी चीज़ आज तक सोची नहीं गई? वो चीज़ आज तक इत्मीनान से सोची नहीं गई है, तवज्जो से सोची नहीं गई है
कि नक्शे बदल सकते हैं लेकिन लोगों के दरमियान रिश्ते भी बुलंद हो सकते हैं। नक्शा और आवाम को एक तरीके से इज इक्वल टू साइन के साथ नहीं देखा जा सकता। नक्शा नक्शा होता है, नक्शा बदलता रहता है। जनूबी एशिया का नक्शा बहुत बार बदला है, लेकिन जनूबी एशिया के आवाम के बीच में दोस्ती और अमन का रिश्ता जो है वो आज तक इसलिए बरकरार है क्योंकि हम आम लोगों में, ये आम इंसान में किसी में ये फीलिंग्स नहीं है कि हमारे नाम पे कहीं और कत्लेआम है। हम नहीं चाहते। अगर आप दिल्ली में जो मुजाहिरा हुआ था कुछ दिन पहले, जो डेमोन्स्ट्रेशन जंतर मंतर में हुआ था, अगर आप वहां देखते तो ज्यादा से ज्यादा कम उम्र के लोग आपको वहां मिलते, तालिब मिलते, स्टूडेंट्स मिलते। वो क्यों आए थे उधर? उनकी क्या पड़ी है कि वो सड़क पे आ जाए, इसके बावजूद कि पुलिस की निगाह उन पर होती है? उनकी क्या पड़ी है कि घर से न बोलकर वो एक मुजाहिरा, एक डेमोन्स्ट्रेशन में मौजूद हो जाए, जिसमें उनका जो दर्द अपने दोस्तों के साथ, जो कि कश्मीर में आज मेरे ख्याल से जो आंकड़ा आया है 50 के ऊपर लोग हलाक हो चुके हैं, 50 के ऊपर लोग ढेर हो चुके हैं। 50 बहुत बड़ा नंबर लगता है, लेकिन मान लीजिए 50 में होता तो 15 होता, तो फिर क्या इसमें कुछ हमें लगता है कि स्थिति इससे बेहतर होती? मुझे तो नहीं लगता। अगर एक भी नौजवान, एक भी कश्मीरी बुजुर्ग या औरत या मर्द या बच्चा किसी गोली के सामने आ जाता है, एक भी जान अगर चली जाती है, वो जान बेशकीमती है हम सब के लिए। उसका खून हमारे माथे पर बनता है। यहाँ पे लोग पेलेट गन्स की बात करते हैं। आज डीजी सीआरपीएफ का स्टेटमेंट आया है कि पेलेट गन्स का इस्तेमाल जारी रहेगा, क्योंकि उनके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है। उनके पास बहुत सीधा अल्टरनेटिव, अगर लोग अपने गम का इजहार कर रहे हैं तो उस गम के इजहार से आपको क्या लेना देना? आप उन्हें करने दीजिए, आप क्यों उन पर बंदूकें दागते? ठीक है। और पेलेट गन्स का यही कहा गया है कि अब कमर के ऊपर नहीं, कमर के नीचे उसको टारगेट किया जाएगा। मतलब किसी की आंखें बच जाएंगी, लेकिन उनके वाइटल ऑर्गन्स, उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, उनके घुटने शायद वो नहीं बच पाएंगे। तो फिर हम इस चीज का नापतोल करेंगे कि आंखों की रोशनी बेहतर है जाना, उसका जाना, या घुटनों के की मजबूती का खत्म होना बेहतर? इस पर एडिटोरियल्स लिखे जाएंगे। इज इट बेटर टू हैव ब्लाइंड यंग पीपल और इज बेटर टू हैव पीपल हु आर क्रिपल्ड? इस लेवल, इस घिनौने लेवल तक हम आ चुके हैं कि हम इस पर डिबेट करते हैं, so whether it is better to be blind or to be crippled. मेरी उम्मीद ये है कि ये जो मौका इन ट्रेजेडीज के होते हुए हमें सबको, हमारे नस्ल, हमारे दौर को मिलता है। ट्रेजेडीज के होते हुए हमें गम तो होता है, लेकिन एक मौका भी मिलता है कि हम सोचने की थोड़ी ताकत तो रख लें और ये सोचें कि अगर ये कश्मीर का मसला बना रहेगा इस तरीके से, एक मिलिटराइज्ड कब्जे के हवाले से, तो हिंदुस्तान के किसी आम नागरिक को आज़ादी की उम्मीद हो सकती है या नहीं? मेरे ख्याल से नहीं हो सकती। जब तक हिंदुस्तान, पाकिस्तान, दो न्यूक्लियर पावर्ड वेपन्स, दो न्यूक्लियर पावर्ड पावर्स अपनी सारी ताकत, अपनी सारी दौलत एक दूसरे के बीच में इस हैवानियत को फैलाने में लगे हुए हैं, तब तक न हिंदुस्तान का, न पाकिस्तान का, न बांग्लादेश का, न अफगानिस्तान, न इस पूरे इलाके की किसी भी आम इंसान को अमन, चैन और आज़ादी की उम्मीद नहीं रह सकती। इसलिए इस मामले इस मसले का हल और शांतिपूर्वक, अमन चैन से हल बहुत ज़रूरी है और इसके उपाय बहुत आसान हैं। हिंदुस्तान की हुकूमत ने रायशुमारी का वादा दिया था, प्लेबिसाइट का वादा दिया था। वो एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है। अगर हमारे
हमारे बीच में हमारे जो सियासी लोग हैं, जो दानिशमंद हैं, अगर उन्हें इस बात पे फख्र है कि वो समझते हैं कि हिंदुस्तान एक जमहूरियत है, तो फिर किस बात के होते हुए एक जमहूरियत अपने कब्जे में लोगों पर इस तरह से गोली चलाती है? या तो वो वहाँ जमहूरियत है या नहीं, और अगर वो वहाँ की जमहूरियत है तो लाखों लोगों पर जो निहत्थे हैं उन पर हथियार दागने की जो ज़रूरत उन्हें पड़ती है वो ये तय कर देती है कि ये जमहूरी सियासत नहीं है। ये बतौर जमहूरियत पे उस तरीके से जमहूरियत नहीं है जैसे बरतानिया कभी जमहूरियत नहीं थी जब तक उनका कब्जा ग्लोब के पूरे दुनिया के आधे से ज़्यादा हिस्से पर था और बतौर ताकत पे बंदूक के नल पे था। जमहूरियत कोई भी माशरा तभी हो सकता है, कोई भी मुल्क तभी हो सकता है जब उन्हें इस बात पर फख्र हो कि उनके उस माशरे में सभी लोग अपने राय खुले तौर पे दे सकते हैं। सेल्फ डिटर्मिनेशन, खुद इख्तियारी का प्रिंसिपल सिर्फ स्टेट्स और स्टेट्स सब्जेक्ट्स के बारे में नहीं होता है। It can also be a means for people to rethink the relationship between power and people. It can also be a means, especially for young people like you, to think the question of the impossible. That perhaps in my lifetime and certainly in your lifetime, we will be able to begin to think about a world where the question of the map and the border ceases to be relevant, where the question of the army and the standing army ceases to be relevant, where the question of the relationships between territories and people is thought of in terms of freedom, equality, liberty and fraternity. आज दुनिया में कई ऐसे मसाइल हैं। फिलिस्तीन का मसले का जिक्र हुआ था, कुर्दिस्तान के मसले का, कुर्द लोगों के मसले का जिक्र होता है। कुर्द लोगों ने रोजावा जो शुमाली सीरिया में है, वहाँ पर उन्होंने ऐसे निज़ाम का इंतज़ाम किया है जिसमें वो ये कहते हैं कि we will hold the question of the nature of state power in abeyance. Right now we are holding a territory which is free, which is equal, which is based on principles of equity, ecological interdependence with the earth and equality between men and women and all sections of the society. ये शाम होगा, सीरिया होगा, तुर्की होगा, कुर्दिस्तान होगा, इराक होगा, ये बाद की बातें। फिलहाल हमें जिंदगी अपनी जीनी है। ये मसला जैसे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, कश्मीर का, ये नाम, ये नक्शे बदलते रहेंगे, बदल चुके हैं बहुत बार, लेकिन जब तक लोगों के बीच में जिंदा रहने का एक ख्याल बहुत जोरदार तरीके से हो सकता है, तब तक यहाँ पे सिविलाइजेशंस कायम रहेंगी, तहजीब कायम रहेंगे, दोस्ताने रिश्ते कायम रहेंगे, और उनके लिए हम सब इकट्ठे हुए। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी सूबे में या किसी जमीनी इलाके में आप किस रंग का परचम फहराएं, इससे लोगों की जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोगों की जिंदगी में फर्क पड़ता है कि क्या वो खा रहे हैं, क्या उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, क्या उनके पेड़ पौधे साबित हैं, क्या उनके जल जंगल जमीन पर उनका अपना अधिकार है, क्या वहाँ हथियारबंद फौज उनके सामने हमेशा हर वक्त मौजूद है, क्या वहाँ हमेशा बच्चियों और औरतों को बलात्कार के डर से चलना पड़ता है। जब तक ये सब चीज़ें चलती है, आप कितने भी कौमी परचम लगाएं, कितने भी तराने गा ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कश्मीर के सूबे में, कश्मीर की वादी में कौन सा परचम लहराता है। मुझे फर्क पड़ता है कि मेरे कश्मीरी दोस्त, मेरे कश्मीरी नौजवान दोस्त, वो कल सुबह उठ के अपने काम को जाएंगे या नहीं, इससे फर्क पड़ता है। मुझे फर्क पड़ता है कि जो मेरे कश्मीरी दोस्त यहाँ पे पढ़ते हैं, बहुत सारे पढ़ते हैं इस दानिशगाह, क्या वो आज़ादी के साथ रह सके, क्या वो अपने दोस्ताने रिश्ते एक दूसरे के साथ इस जनूबी एशिया के बाकी जगह के जो लोग यहाँ पढ़ते हैं उनके साथ मेंटेन कर सके या नहीं। क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे लोग कहते हैं कि कितने फुट का तिरंगा फहराएंगे, 207 फुट का तिरंगा फहराएंगे। 260 फुट के तिरंगे फहराने से
क्या JNU की सरजमी पर इस घिनौने गंदे राष्ट्रवाद का कब्जा हो जाता है? नहीं। क्या 207 फुट के परचम लहराने से इनके सारे कत्ल साफ हो जाते हैं, उनके दाग मिट जाते हैं? नहीं हो जाते। There is no flag big enough to cover the stains of genocide anywhere in the world. Whether it is in the Valley of Kashmir, whether it is in the different territories of the northeast, whether it is in Chhattisgarh, or whether it is in the immediate hinterland of Delhi, wherever state power meets young people with guns. यहाँ पे एक नारा मैंने सुना था, मानेसर से आती है आज़ादी की मांग। मानेसर तो यहाँ का एक कारखाना है जहाँ पे गाड़ियाँ बनती हैं मारुति सुजुकी की। वहाँ के मजदूर जब आज़ादी मांगते हैं, या हरियाणा के किसान जब आज़ादी मांगते हैं, या गुजरात में दलित जब आज़ादी मांगते हैं, या जम्मू कश्मीर में नौजवान जब आज़ादी मांगते हैं, उन सब का अलग अलग जवाब तो होता है। गोलियां हर जगह उस तरीके से नहीं चलती हैं, लेकिन मंशा तो वही होता है ना। मंशा यही होता है कि इन सब चीज़ों के बीच में दरमियान में जो बातचीत जिसका जिक्र शैला ने किया, वो बातचीत रुक जाए। मैं जब आप में से बहुत लोगों का हम उम्र था 20वीं सदी में, तब 1989 और 90, मुझे 2 साल याद है, जब मैं जामिया मिलिया इस्लामिया में स्टूडेंट था, और मेरे 2 सीनियर थे जो एक्चुअली आज काफ़ी जाने वाले जानते हैं लोग। परवेज़ बुखारी एक सहाफ़ी है कश्मीर में, वो मेरे सीनियर थे। इफ़त फातिमा एक फिल्म मेकर है, वो मेरी सीनियर थी। और उन्होंने 1989 और 90 में जो कत्लेआम जो आज से भी ज़्यादा थे, उसके बारे में हमें समझाया था। तब से मुझे शर्मिंदगी है इस हुकूमत पे और इसके रंग बदलते हुए चेहरे पे, चाहे वो कांग्रेस की हो, उस वक्त तो जनता दल की थी, मुफ्ती मोहम्मद सैयद उस वक्त होम मिनिस्टर थे, जनता वीपी सिंह के गवर्नमेंट में, उसके बाद कांग्रेस की आई, उसके बाद बीजेपी की आई, उसके बाद कांग्रेस की फिर आई, अब फिर बीजेपी की आई है। लेकिन ये मामला, there is a consensus amongst the political establishment in India, which is a consensus of colonial control, that the people of Jammu and Kashmir are dispensable, and it does not matter, as far as I'm concerned, whether the Prime Minister was called VP Singh or Narasimha Rao or मनमोहन सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी, जिसका आजकल बहुत नाम उठता है, और नरेंद्र मोदी, maybe Amit Shah in the future, I don't know, or Rahul Gandhi in the future. As far as I'm concerned, the consensus which says that the territory, the map of this land, which, let us all remind ourselves, is a fiction. The map that we learn in school, in geography lessons, has no semblance to reality. It's a fiction. And we are being sent to die, or to applaud those who die, or those who kill, for the sake of that fiction. It's time to get real. It's time to stop giving credence to this obscene fantasy of the Indian state, that it can rule people at will, at the point of a gun. And it's time for us to reclaim our friendships, our love, our solidarities, and our understanding that the future of South Asia and of the world will not be dictated by those people who think they can draw maps on pieces of paper. Thank you very much.